बच्चों अभी पेज 217 पे एग्जाम्पल 12.11 देखो। पेज 217 पे एग्जाम्पल 12.11, ठीक है। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। 100 जूल ऑफ हीट, सॉल्यूशन आंसर देखो क्या बोल रहा है। 100 जूल, 100 जूल मतलब H कितना है 100 जूल, ठीक है। हीट है वो जूल में मेजर की जाती है, तो H इज इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। इन ईच सेकेंड, ईच सेकेंड मतलब टाइम दिया गया है, ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, टाइम क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है। फिर इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम, R इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करो मतलब V को फाइंड करो, ठीक है। तो H के लिए कल मैंने आपको फॉर्मूला सिखाई थी। H के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या सिखाई थी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मैंने ये वाली फॉर्मूला सिखाई थी, ठीक है। कल हमने जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इसमें ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाली फॉर्मूला है। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। I क्या है आपका, I नहीं है आपके पास, H क्या है 100, तो H की जगह क्या रखोगे 100। I क्या है फाइंड करना है, R क्या है 4 ओम, T क्या है 1 सेकेंड है, ठीक है। तो नीचे ले जाओ, 100 इज इक्वल टू I स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 नीचे ले जाओ डिवाइड में, 100 डिवाइड 4 इज इक्वल टू I स्क्वायर, ठीक है। तो I स्क्वायर है, I स्क्वायर, अब स्क्वायर का सामने जाके स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो देयरफॉर I स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, ठीक है। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 100 अपॉन 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा 10, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 5 जा, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। अगर आपको यही कट शॉर्ट कर लेना है तो वही कर लो, अगर आपको ये सारे स्टेप्स नहीं करने हैं तो मत करो, आपको शॉर्ट में करना हो तो कर सकते हो। कैसे, I स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 है ना, I स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, कट शॉर्ट कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचे 4 5 जा 20, तो I स्क्वायर क्या आया 25, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू अंडर रूट 25, देयरफॉर I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। मेरे को I मिल गया, अब मुझे V फाइंड करना है, तो V के लिए तो है मेरा ओम्स लॉ, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R, ठीक है। I क्या है 5, R क्या है 4, ठीक है। 5 4 5 4 जा 20 वोल्ट, ठीक है। V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है। तो I और V मिल गया हमें, ठीक है। तो V तो फाइंड करना था, देखो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। आप कहोगे मैम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था तो आपने I क्यों फाइंड किया, क्योंकि फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR थी ओम्स लॉ की, I मेरे पास नहीं था तो मुझे याद आया हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मैंने फॉर्मूला यूज किया और मुझे आंसर मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आया। बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज 218 पे ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 1, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट का ही क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट डज। एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, हीटर की जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड बोल लो या वायर बोल लो, ठीक है, तो जो कॉर्ड होती है वो ग्लो नहीं करती है, जबकि उसका हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। ठीक है, जो हीटर है वो ग्लो करता है, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है। ग्लो इन द सेंस एकदम भाई इसे दिखेगा आपको उसमें। ठीक है, ग्लो इन द सेंस वो ग्लो मतलब जलना। ठीक है, मतलब वो रोशनी नहीं दे देगा, वो ग्लो मतलब वो दिखेगा आपको। ठीक है, तो मतलब व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो देखो जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। ठीक है, और कॉपर जो है उसका रेजिस्टेंस लेस होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और जो ये जो हीटिंग एलिमेंट है, जो हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट मोस्टली अलॉय का बना होता है, निक्रोम का बना होता है ज्यादातर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है। तो आपने कल पढ़ा था कि जिसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्लो होने का मतलब गर्म हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको वही बोला, ग्लो करना। ठीक है, वो अगर वो बत्ती भी देखते हो, उस हीटर पे बत्ती होती है एकदम लाल दिखाती है। ठीक है, फुल गर्म हो जाता है तो वो लाल हो जाता है, मतलब वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो उसका टेम्परेचर दिखाने के लिए वो बत्ती होती है बिल्कुल लाल हो जाती है, भाई वो ग्लो कर रहा है फुल। ठीक है, मतलब फुल हीट छोड़ा है इन शॉर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉर्ड जो है वो वायर जो है कॉपर की बनी होती है जिसका लेस रेजिस्टेंस है, और वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलॉय का बना होता है जो कि निक्रोम। अलॉय क्या होता है, अलॉय जब एक वस्तु दो तीन चीजों के उसके कंबाइन से बनती है। ठीक है, दो तीन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, उसे अलॉय कहते हैं। तो निक्रोम अलॉय का बना होता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, निक्रोम, जो कि अलॉय है और उसका रेजिस्टेंस हाई है। तो हमने कल पढ़ा था अगर बहुत रेजिस्टेंस हाई होता है तो सारी जो एनर्जी है हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। इतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है तो इसकी वजह से हीट एलिमेंट ग्लो होता है और कॉर्ड डज नॉट ग्लो, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो वो ग्लो नहीं करता है, और इसका क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस हाई है तो वो ग्लो करता है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे कि द आंसर, द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ copper which has less resistance। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड है वो कॉपर का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि whereas the heating element is made of alloy। ठीक है, कौन सा अलॉय, निक्रोम, which has high resistance। ठीक है, इसीलिए जब करंट पास होता है, hence when the current is passed, heating element glows while cord does not glow। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही इसका कारण है। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो सारी जो
रेजिस्टेंस की जो एनर्जी है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए वो ग्लो करने लगेगा, एकदम लाल हो जाएगा। और वायर में इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है ही नहीं, तो वो ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, कॉर्ड ग्लो नहीं करेगा और हीटिंग एलिमेंट करेगा। बच्चों अभी यहाँ देखो, अभी आपका क्वेश्चन 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। फिर से हीट निकालनी है, तो आंसर में हीट H, फिर बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब। कूलम्ब किसकी यूनिट है? चार्ज की, तो ये चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज क्या दिया हुआ है आपको? चार्ज Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम्ब। ठीक है, इन 1 आवर में, मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 1 आवर। ठीक है, पर ये चीज आपने पढ़ी हुई है, जब भी आपको सम्स सॉल्व करने हो हमेशा SI यूनिट में करने चाहिए। आवर को किस में कन्वर्ट कर दोगे? सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 आवर कितने मिनट्स के बराबर होता है? 60 मिनट। 60 मिनट्स में 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 मल्टीप्लाई 60 करने का, 60 मल्टीप्लाई 60, तो कितना है आंसर? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा तो टाइम क्या आया आपका? 3600 सेकेंड्स आया। ठीक है, अच्छा अब थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, तो V क्या है? 50 वोल्ट है। ठीक है, V है 50 वोल्ट। ठीक है, तो आपको हीट फाइंड करनी है। हीट का फॉर्मूला क्या है आपके पास? H इज इक्वल टू BIT। ठीक है, तो H इज इक्वल टू BIT आपके पास फॉर्मूला है। तो देखो आपको H इज इक्वल टू BIT आपका फॉर्मूला, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला यही है आपके पास। तो देखो IT का फॉर्मूला क्या है? IT आपको पता होगा, Q इज इक्वल टू IT होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT होता है, तो IT की जगह आप क्या लिख सकते हो? VQ। ठीक है, तो V क्या दिया हुआ है? वोल्ट क्या दिया हुआ है? 50, और Q क्या दिया हुआ है? 96,000। ठीक है, तो बच्चों मतलब यहाँ देखो 50 इंटू 96,000 करेंगे, यहाँ लिखो रीजन लिखना Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT होता है यहाँ रीजन लिखने का। मल्टीप्लाई करो, तो 96,000 मल्टीप्लाई 50, मतलब 96 5 जा करो, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 46 47 48। ठीक है, 480 आंसर आया आपका। और ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, H कितना आया? इतना जूल आया, H इतने जूल्स आया आपका। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? अच्छा यहाँ देखो आपके टाइम का कोई यूज नहीं हुआ। हाँ, टाइम फॉर्मूला आप लगा पाए, पर टाइम का कोई यूज नहीं हुआ। आपने कन्वर्ट किया पर कोई यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, आपका फॉर्मूला में आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये यूज नहीं हुआ तो सर खुद जाते नहीं बैठने का कि भाई क्या मिस्टेक कर ली हमने। ठीक है, तो H इज इक्वल टू कितने जूल्स लग जाएंगे? तो तकरीबन इतने जूल्स आपके लग जाएंगे, हीट की हीट जनरेटेड हो जाएगी। सो हीट जनरेटेड इज, ठीक है, 48 लैक्स। ठीक है, 48 लैक्स। अच्छा, अगर इसको जूल को बहुत बड़ा, आपको बड़ा वैल्यू लग रहा है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो। आपको पता है कि किसी भी चीज को किलो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 1000 करना पड़ता है, तो डिवाइड 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 4800 किलो जूल। ठीक है, 4800 किलो जूल होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, थर्ड नंबर है, थर्ड में आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। क्वेश्चन 3 में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम। इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में कितनी हीट निकलेगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, हीट फाइंड करना है आपको, कैलकुलेट द हीट। तो बस हीट फाइंड करने का फॉर्मूला लगा दो, H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला लगा, ये होमवर्क है, ठीक है। ये इजी सम है, ये आप खुद ही कर लेना होमवर्क। पेज नंबर 218 का क्वेश्चन 3 ब्लूप्रिंट, बस फॉर्मूला लगा और आंसर, ठीक है बच्चों। अभी आपका एनसीईआरटी का पेज 221 पे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 12, several electric bulbs are designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt, ठीक है। मतलब बल्ब है, एक बल्ब को ऐसे डिजाइन किया गया है, मतलब एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब कैसे बनाना है, ये जो ये बल्ब बनाया, ठीक है, ऐसे बना, ये बल्ब है, ठीक है। ये हमारा बल्ब है, इस बल्ब को कैसे डिजाइन किया है, ये सर हंस रहे हैं आपके, ठीक है। इस बल्ब को डिजाइन किया गया है, ऐसे डिजाइन किया गया है इस बल्ब को कि इसका पावर क्या है, 10 वॉट, ठीक है। इस बल्ब का पावर है 10 वॉट, मतलब ये बल्ब को जलाने में 10 वॉट का पावर लगेगा। और ऐसे बहुत सारे बल्ब लगाने हैं आपको एक 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लैंप्स, मतलब बल्ब की बात कर रहा है, लैंप्स मतलब बल्ब की बात कर रहा है कि ऐसे कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे पैरेलली विद ईच अदर, ठीक है। पैरेलल कितने बल्ब लगाए जाएंगे, पर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। करंट का कंजम्पशन 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा हो गया तो वायर जल सकती है। तो देखो उसने क्या बोला है कि पैरेलल कनेक्शन में ये बल्ब लगाने हैं, ठीक है। ये वाले बल्ब आपको पैरेलल कनेक्शन में लगाने हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाले बल्ब आपको पैरेलल कनेक्शन में लगाने हैं। इसका 220 वोल्ट है और इसका जो मतलब, और ये 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन, ठीक है। मतलब इतना ही 5 एम्पियर ही होना चाहिए, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट यूज नहीं होना चाहिए। और बल्ब कितने लगाने हैं वो आपको फाइंड करना है, हाउ मेनी, मतलब हाउ मेनी। तो लेट n बी द सॉल्यूशन, let n be the number of electric bulbs या lamps, ठीक है। जो बल्ब या लैंप जो यूज होंगे वो n है, ठीक है। तो एक बल्ब का पावर कितना दिया हुआ है, 10 वॉट, ठीक है। एक बल्ब का पावर 10 वॉट दिया हुआ है। और कितने ये बल्ब कितने वोल्टेज पे लगाया जा सकता है, 220 वोल्ट पे। तो P इज इक्वल टू VI, पावर का फॉर्मूला है जो हमने कल पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इज इक्वल टू VI हमने डिराइव किया था। तो V क्या है आपका, V 220 है, I नहीं है आपके पास। P क्या है, P बल्ब का वॉट कितना है, 10, ठीक है। तो देयरफॉर 10 अपॉन 220 इज इक्वल टू I, ठीक है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो therefore 1 upon 22 is equal to I. Therefore I is equal to 1 upon 22 एम्पियर, ठीक है। तो I आपका इतना आया, 1 upon 22 एम्पियर आया, ठीक है। I आपका 1 upon 22 एम्पियर आया। तो अब इस वाले I is equal to 1 upon 22 एम्पियर को आपको मतलब इतने ये वाले करंट वाले बल्ब्स को यहाँ लगाना है। तो अब आपको फाइंड करना है कितने लगेंगे, ठीक है। तो देखो आपने n सपोज किया है, तो देखो अगर कितने बल्ब लगाने हैं n, और हर बल्ब का करंट कितना है I, ठीक है। n बल्ब लगने हैं और हर बल्ब का करंट है I। पर आपको
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट टोटल कितना है 5 एम्पियर, टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर। भाई टोटल मिला के टोटल करंट 5 एम्पियर है तो इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, ये पता चला, यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, यही ट्विस्ट है कि टोटल करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है। देखो टोटल करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है और एनआई करंट है, मतलब एन बल्ब्स में लगने वाला करंट आई, एनआई मतलब एक बल्ब पे 1/22 लग रहा है, तो मतलब एक बल्ब पे करंट आई है तो एन बल्ब से कितना होगा एनआई, तो एनआई इज इक्वल टू 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, करंट 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एन आई कितना फाइंड किया 1/22 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 22 डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 22 5 जा करेंगे 22 5 जा, ठीक है 5 2 जा 10 5 2 जा 10 110। ठीक है, तो टोटल 110 बल्ब्स लगेंगे पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो मेन तो ये P इक्वल टू VI, आई तो आराम से फाइंड कर लिया, फिर खाली इतना ध्यान रखना है कि n टोटल बल्ब है, I एक बल्ब का करंट है, तो ये टोटल जो है 5 है, NI इज इक्वल टू 5, ये वाली चीज खास ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे सम्स आते हैं आपके एग्जाम में, ये अच्छे सम्स ऐसे आते हैं, तो बस I की वैल्यू डाली और टोटल बल्ब्स कितने हैं 110 बल्ब्स। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और आंसर आ जाएगा आपका। बच्चों पेज 221 आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 14 है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है, कह रहा है कि 2 ओम रेजिस्टर का पावर कंपेयर करो इन सर्किट्स में अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, पहला केस ये दे रहा है, केस 1 सॉल्यूशन, पावर कंपेयर करो, पावर मतलब फाइंड करो 2 ओम रेजिस्टर का, 2 ओम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट मतलब V क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, सीरीज R1 क्या दिया हुआ है 1 ओम और R2 क्या दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो सीरीज में आपको, तो देखो RS का फॉर्मूला क्या है आपका, सीरीज है इसलिए सीरीज वर्ड यूज किया है, तो पावर कंपेयर करना है, तो RS का फॉर्मूला क्या है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4 ओम। ठीक है, तो RS क्या है आपका 4 ओम। ठीक है, मतलब R 4 ओम आया आपका, तो आपको पावर निकालना है। ठीक है, तो पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला आपका देखो, आपको इसमें कंपेयर द पावर इन द रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर को कंपेयर करना है, तो आपके फॉर्मूला में रेजिस्टर आना चाहिए। तो पावर के आपके पास 2 फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V इंटू आई और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आप आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो I क्या है आपका, करंट क्या है आपका, करंट आपके पास है ही नहीं, तो करंट पहले ओम्स लॉ से फाइंड करो, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, पहले करंट फाइंड कर लेते हैं बाय ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से करंट फाइंड करो, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, V क्या है आपका 6 और R क्या है, ठीक है R आपका क्या है, इसमें देखो 1 और 2 है, सीरीज में 1 प्लस 2 है, सॉरी 1 प्लस 2 है आपकी सीरीज में, मैंने यहाँ 1 और 2 है। ठीक है, 3 ओम आया आपका। ठीक है, 1 और 2 ओम है, 3 ओम आया। ठीक है, सीरीज में मैंने ये पढ़ने में गलती कर ली, 3 है तो 3 देखो R3 है, 3 1 जा 3 2 जा, तो करंट क्या आया 2 एम्पियर करंट आया आपका। ये करंट, ये जो 2 एम्पियर का करंट है, अब पावर निकालना है, तो पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, I क्या है 2 का स्क्वायर, R क्या है, R देखो आपको 2 ओम का रेजिस्टर कंपेयर करना है, तो 2 रखोगे। ठीक है, ये याद रखना, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 2, तो पावर क्या आया 8 वॉट। ठीक है,
अब केस 2 देखो, केस टू अब 4 वोल्ट बैटरी, ठीक है, इसमें भी पावर निकालना है। 4 वोल्ट बैटरी का 4 वोल्ट दिया हुआ है और पैरेलल रेजिस्टर्स है। रेजिस्टर्स यहाँ पे भी 2 हैं, R1 12 ओम है, R2 क्या है 2 ओम है, इसमें भी पावर निकालना है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है, तो आपको पैरेलल कनेक्शन में ये सारी जफा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है कि वोल्टेज सेम रहता है, थ्रू आउट वोल्टेज सेम रहता है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि भाई करंट किसमें सेम रहता है, करंट सीरीज में सेम रहता है और वोल्टेज किसमें सेम रहता है, पैरेलल में। तो आपको फिर से ऐसी जफा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो P का फॉर्मूला क्या, इसका नो यूज है, कोई यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा, P का फॉर्मूला मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, याद रखना, ऊपर मार्जिन में भी रिमेम्बर करके लिख लेना। अगर पावर में पैरेलल कनेक्शन हो तो आप पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करना, P = V²/R, ठीक है। P = V²/R कैसे आया, तो देखो ये पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का I²R है, पावर का I²R है, ठीक है। या तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V × I होता है ना, तो अच्छा I क्या होता है, V/R, I क्या होता है, V/R, तो V²/R, ठीक है, इस तरह से आया, ठीक है। पावर के 2 फॉर्मूला तो पता है, P = VI, P = I²R, ये भी एक पावर का फॉर्मूला है। देखो VI है, I की जगह V/R डालो तो V²/R, ठीक है। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, ये याद रखना, पैरेलल कनेक्शन हो तो पावर का ये फॉर्मूला यूज करना अच्छा रहेगा। तो पावर = V²/R, V क्या दिया हुआ है 4² और R आपको क्या दिया है, R इसने 2 ओम रेजिस्टर बोला है, ठीक है भाई, 2 ओम को कंपेयर करना है तो 2 ओम, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4/2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 जा, तो 4 2 जा 8 वॉट, ठीक है, पावर इतना यूज होगा। तो बोल रहा कंपेयर करो तो दोनों में पावर सेम होगा, सो पावर विल बी सेम, ठीक है। तो बस इसमें ये याद रखना, वोल्ट क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है इसलिए जफा नहीं करनी पड़ी। इसमें हमें करंट फाइंड करना पड़ा, इसमें भी क्या करंट सेम रहता है तो हमने देखो करंट ये यूज ही कर लिया, ठीक है, करंट सेम रहता है हमने यूज कर लिया। इसमें वोल्टेज सेम रहता है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन 14। बच्चों अभी आपका पेज 222 टेक्स्ट बुक NCERT में क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्या बोल रहा है, 2 lamps are rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply, ठीक है। मतलब 2 लैंप है, या इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब वोल्टेज है, ठीक है। 2 लैंप है, लैंप का मतलब बल्ब समझो, ठीक है। 2 बल्ब हैं ऐसे लगाए गए हैं, ठीक है, ये एक बल्ब और ये दूसरा बल्ब लगाया गया है, ठीक है। ऐसे 2 बल्ब लगाए गए हैं, पैरेलल लगाए गए हैं, और एक इस तरह से ये बल्ब लगाए गए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वोल्टेज है 220 वोल्ट और एक का जो एक लैंप है या एक बल्ब है 100 वोल्ट 220 वोल्ट पे है, 100 वॉट और 220 वोल्ट है, और दूसरा क्या है 60 वॉट और उसका भी 220 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो जब करंट निकलेगा, पैरेलल कनेक्शन, इसने पैरेलल बोला है, ठीक है। तो जब करंट निकलेगा, समझो यहाँ से करंट निकला, ठीक है, तो करंट यहाँ जाएगा, यहाँ डिफरेंट करंट जाएगा, तो यहाँ करंट डिफरेंट जाएगा, ठीक है। दोनों में जो करंट है वो डिफरेंट जाएगा। ये पैरेलल कनेक्शन में आपने ये बात देखी भी थी, पैरेलल कनेक्शन में आपने ये बात देखी भी थी कि करंट डिफरेंट जाता है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको करंट ही फाइंड करना है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, मतलब आपको I फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको I फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो आपको ये वॉट मतलब ये पावर और वोल्ट है, तो इससे I फाइंड कर लो, ठीक है। तो फॉर लैंप 1
लैंप 1 के लिए पावर 1 क्या दिया हुआ है 100 वॉट और वोल्ट क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, P की फॉर्मूला क्या होती है VI। ठीक है, तो P क्या है 100, V है 220 और I फाइंड करना है, तो देयरफॉर 100/220। ठीक है, P की फॉर्मूला क्या होती है VI होती है ना, तो देखो यहाँ 0 कैंसिल 2 11 जा 2 5 जा, तो 5/11 हुआ। I1 इज इक्वल टू 5/11 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब लैंप 2। ठीक है, P2 क्या है आपका, P2 है 60 वॉट और V क्या है 220 वोल्ट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू फिर से VI। ठीक है, P है 60, V है 220, I फाइंड करना है 60/220। कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल 2 3 जा 2 11 जा, तो I2 क्या आया 3/11। I2 3/11 आया। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करना है आपको, टोटल करंट पे करंट इस 220 वोल्ट में करंट कितना लिया। तो पैरेलल कनेक्शन में आपको पता ही है, आपने जो डिराइव किया था वो ऐसे ही डिराइव किया था कि I क्या होता है I1 प्लस I2 होता है। ठीक है, तो I1 क्या है आपका 5/11, I2 है 3/11। ठीक है, 11 LCM निकला, 5 + 3 क्या आया 8/11। ठीक है, I 11 को 8 से करें 0.0, 11 7 जा 77, 80 में से 77 के 3 0, 11 2 जा 22, 8 0, फिर से 11 7 जा 77। ठीक है, तो यहाँ 2 पे एड करना है तो 0.73 एम्पियर। ठीक है, तो जो टोटल करंट ड्रॉ करेगा इतना वोल्टेज वो होगा 0.73 एम्पियर अगर कनेक्शन पैरेलल होगा। तो ठीक है, तो किस तरह से आपने किया, आपने ठीक है आपने किस तरह से किया, आपने पहले भाई लैंप 1 को जलवाया, लैंप 1 P = VI फॉर्मूला लगाई, I फाइंड किया। लैंप 2 में भी P = VI फॉर्मूला अप्लाई की, I वोल्ट देखो सेम है, इसलिए मैंने V में V1 V2 नहीं लिखा है। वो आप देखो थोड़ी सी तो कॉमन सेंस यूज करो कि भाई तुमने पैरेलल का जब डेरिवेशन किया था वोल्ट सेम था और करंट डिफरेंट था, वो बेसिक चीजें नहीं बदलती। जो तुम सीखते हो ना, ऐसे नहीं नया सीखो तो पुराना भूल जाओ, ये चीजें सेम रहती हैं। तो देखो यहाँ पे I2, तो देखो I = I1 + I2, I1 है 5/11, I2 3/11, LCM निकाला 8/11 और 0.73 एम्पियर। तो इतना करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, सो 0.73 एम्पियर करंट इज ड्रॉन। बच्चों हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। इसके बाद आपके एनसीईआरटी पेज 218 पे टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये चीजें हमें प्रैक्टिकली कहाँ काम आती हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है भाई वो क्या होता है, वो अननेसेसरी एनर्जी लॉस कराता है सर्किट से। मतलब बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होना चाहिए थी, वो एज अ हीट वेस्ट हो जाती है। पर इसके अच्छे वाले यूजेस भी हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी अच्छी वाली भी हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छी जगहों पे मतलब यूज होता है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक आयन में, ठीक है, कपड़ों की प्रेस करते हैं उसमें। सेकंड इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन या ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, वो जिसमें चाय इलेक्ट्रिक मतलब गरम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, ये बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग
हीटिंग है भाई, जूल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था, H इज इक्वल टू I²RT। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जितना टाइम ज्यादा लगेगा। देखो ये सब किस पे बेस्ड है, ये इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है, ठीक है। H मतलब ये जो फॉर्मूला किसने दिया था, जूल्स ने दिया था, जो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला था कि भाई जितना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना करंट ज्यादा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। आप देखोगे कि भाई जैसे मैं हीटर का एग्जांपल लूं या आप इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल लूं, मतलब आप जब चालू करते हो बिल्कुल सिर्फ स्विच ऑन करते हो, ऐसे तुरंत एकदम गर्म नहीं हो जाती है, ठीक है, थोड़े थोड़े सेकेंड्स में वो गर्म होती है, ठीक है। मतलब जितना टाइम ज्यादा लगता है उतनी ज्यादा गर्म होती है, ठीक है भाई। आयरन की बात कर लो, इवन हीटर की बात कर लो, तो तुरंत इतना फुल गर्म नहीं हो जाते हैं। तो वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है कि जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे हीट भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो इनके लिए आपको एक एक करके पर्टिकुलरली क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये 1 मार्क में लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। राइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 1 मार्क में हो तो आप ये बस 5 नाम लिख सकते हो, ठीक है। 1 मार्क में हो तो ये 5 नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। राइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई कहाँ प्रैक्टिकली ये यूज होता है, तो इन 5 जगहों में यूज होता है, इससे भी ज्यादा जगहों में यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो हमारे घरों में हमारे मीटर्स में फ्यूज लगाया जाता है, वो फ्यूज भी इसी पे ही होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो भी एक ऐसी वायर का बना हुआ होता है, मतलब कभी अगर हमारे देखो सबके घरों में एक पर्टिकुलर करंट की मतलब एक पर्टिकुलर करंट फ्लो होता है कि उससे अगर करंट ज्यादा एक्सीड हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो वो फ्यूज क्या करता है, जब देखता है ना करंट बहुत बढ़ गया, तो वो फ्यूज है ना सबके घरों में लगाया ही जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज आप सबके मीटर्स में लगाया ही जाता है। तो उसमें मतलब अगर बहुत ज्यादा करंट बढ़ गया, पूरे घर में करंट का फ्लो बढ़ गया, कंजम्पशन ज्यादा हो गया, तो तुरंत वो फ्यूज क्या करेगा, वो वायर मेल्ट हो जाएगी, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और आपके पूरे घर की रोशनी चली जाएगी। मतलब अगर वो रोशनी नहीं जाती, वो फ्यूज ब्रेक नहीं होता, तो वो फ्यूज मतलब क्या, वायर जल जाती है फ्यूज की, और फ्यूज बंद हो जाता है और पूरे घर की रोशनी चली जाती है। अगर वो रोशनी नहीं जाती और फ्यूज ऐसे ही झेलता रहता, आपका करंट आने देता, तो ब्लास्ट हो सकता था या कुछ भी आपका पूरा कनेक्शन फेल हो सकता था, ठीक है। तो एक से फ्यूज जाता है, अगर बहुत करंट ज्यादा एक्सीड हो जाता है लिमिट से, हम सब मतलब जैसे एक पर्टिकुलर वोल्ट, पर्टिकुलर करंट हर घर को दिया जाता है, घरों के लिए अलग होता है, फैक्ट्रीज के लिए अलग होता है, तो फ्यूज जरूरी से लगाया जाता है। एमसीबी भी बोलते हो आजकल, उसका एमसीबी बोला जाता है। तो पहले उनको इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते थे, आजकल एमसीबी लगा रहे हैं। तो वही इनका रोल यही होता है, करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, वो ऑटोमेटिक आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद कर देते हैं। तो फिर आप जाके मीटर चेक करते हो, आप देखते हो कि भाई कहीं इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो गई, तो आप एसी वगैरह बंद कर देते हो या आपका फ्रिज बंद कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का अंदर का जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट में इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, मतलब ये जो हीट है इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण वो ग्लो करने लगता है, कुछ उसकी हीट लाइट में भी कन्वर्ट हो जाती है और बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 2 और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब और दूसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपकी एनसीईआरटी में उसको डिटेल में समझाया गया है, तो हम उसको भी एक एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन द क्वेश्चन लिखें, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, एक्सप्लेन द
explain the question. Explain the heating effect of electric current application in इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, ये बल्ब एनसीईआरटी में डिटेल में समझाया गया है. मैं आपको सारा साथ में लिखा देती हूँ, पर ये अलग अलग तरह से गिव रीजन में इस तरह से आता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेज 218 पे सेकेंड पैराग्राफ है. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन से लिखना. सेकेंड पैराग्राफ में फोर्थ लाइन. अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स. ठीक है, ये जो बल्ब के फिलामेंट्स होते हैं, जो बल्ब के अंदर की जो तारें जैसा वो फिलामेंट्स होते हैं, वो फिलामेंट्स टंगस्टन के बनाए जाते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है. रीजन क्या होती है क्यों टंगस्टन के ही बनाए जाते हैं? क्योंकि वो जो इतनी हीट निकलेगी, जो इतनी हीट जनरेट होगी और उसको इतना हॉट होना होगा और उसके बाद उसको लाइट भी प्रोड्यूस करने पड़ेगी, तो जरूरी है कि वो मेल्ट ना हो, पिघल ना जाए. ठीक है, पिघल जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा. तो फिलामेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के कारण लाइट भी प्रोड्यूस हो. ठीक है, तो इसलिए फिलामेंट हम टंगस्टन का ही यूज करेंगे. अगर कोई पूछे गिव रीजन व्हाई इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, व्हाई, तो रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई और इसकी वजह से जब भाई बहुत ज्यादा हीट अप होगा वो जो फिलामेंट, तो उसकी वजह से वो मेल्ट नहीं होगा क्योंकि वो टंगस्टन का है. ठीक है, तो अ स्ट्रॉन्ग मेटल with high melting point such as tungsten is used for making bulb filaments. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support etc. ठीक है, तो फिलामेंट को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको और ज्यादा मतलब हीटिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए उसमें एक इंसुलेटिंग सपोर्ट मतलब उसके ऊपर एक कंडक्टर मतलब एक बेड कंडक्टर जैसा लगाया जाता है. और इन बल्ब्स के अंदर क्या भरी जाती है? द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट. और इनके अंदर कौन कौन सी गैसेस भरी जाती हैं? नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस. तो देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या क्या होता है. तो प्रैक्टिकल आप कहाँ से आंसर लिखोगे? फोर्थ लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. स्ट्रॉन्ग मेटल से लेके फिलामेंट तक आंसर लिखोगे. ठीक है, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ. देखो जो फिलामेंट है, फिलामेंट ऐसे मेटल का बना हुआ होना चाहिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि वो फिलामेंट इतना ज्यादा हॉट होने वाला है क्योंकि उससे लाइट भी प्रोड्यूस करानी है. तो इसलिए हम जो फिलामेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम टंगस्टन का, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अभी ये जो फिलामेंट है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस करने वाला है हमारे बल्ब में, तो उसको एक इंसुलेटेड सपोर्ट भी करा जाता है. इंसुलेटेड सपोर्ट जो उसको इतनी ज्यादा हीट से बचा है, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है, उस हीट से बचा है, इसलिए उसके ऊपर इंसुलेटेड सपोर्ट भी लगाया जाने वाला है. ठीक है, इंसुलेटेड मतलब जो बेल्ट कंडक्टर होता है जो कि आपको मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे बचाता है. ठीक है, मतलब एक उसके ऊपर इंसुलेटेड सपोर्ट का लेयर बनाया जाता है. इसके बाद और क्या किया जाता है बल्ब में? उसके अंदर आर्गन की गैसेस भरी जाती हैं. ठीक है, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस भरी जाती हैं. नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस भरी जाती हैं to prolong the life of filament. मतलब
ये फिलामेंट लंबा चले इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी जाती है। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग पूछी जाए तो ये 3 चीजें लिखोगे। और अगर ये मेरे ख्याल से ऐसे आ सकता है, गिव रीजन व्हाई फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, तो रीजन क्या लिखोगे कि टंगस्टन हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सो द फिलामेंट विल नॉट मेल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आ सकता है। फिर दूसरा हो सकता है कि भाई व्हाई नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो आप लिखोगे टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की जो लाइफ है मतलब फिलामेंट लंबे समय तक चले इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी जाती हैं। फिर अगर पूछे इंसुलेटेड सपोर्ट क्यों लगाया जाता है तो उसको मेल्ट होने से, अगेन उसको मेल्ट होने से बचाने के लिए। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक बल्ब में लिख सकते हो। ठीक है, ये मतलब इसमें टंगस्टन वाला है वो गिव रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका क्या यूज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका क्या यूज है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका यूज है कि पेज नंबर 218 पे इसका आंसर, क्वेश्चन क्या लिखोगे, एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका क्या क्या यूज है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका यूज पेज 218 पे लिखोगे। पेज 218 में लास्ट पैराग्राफ, another common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuits। अच्छा, सेकेंड पॉइंट से लिखना चालू करना, लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, इट मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय of appropriate melting point, for example aluminium, copper, iron, lead, etc. If a current larger than specified value flows through the circuit, the temperature of fuse wire increases. This melts the fuse and breaks the circuit। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में कि जो फ्यूज होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका पीस ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर। ऐसी पीस ऑफ वायर, अच्छा वायर कैसी होती है, वो मेटल की बनी होती है, किसी अलॉय की बनी होती है, मेड ऑफ अ मेटल और एन अलॉय। ठीक है, तो ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी व्यवस्थित होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। और इसके बाद जो द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। ठीक है, कौन कौन से मेटल से हम अलॉय यूज करते हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड। ठीक है, इनके मेटल्स और अलॉय यूज किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोप्रिएट बराबर ही होती है, अप्रोप्रिएट ही होती है। ठीक है, अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर्किट में तो ये जो वायर है तुरंत मेल्ट हो जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इफ द करंट इंक्रीज अनड्यूली, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सो वायर मेल्ट्स एंड द सर्किट ब्रेक्स। ठीक है, जो सर्किट है वो टूट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आग लगने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये जो फ्यूजेस हैं ये हमारे घरों में भी यूज किए जाते हैं, आयन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, हर जगह ये फ्यूज यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आज एंड करते हैं हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, आपको अभी बस ये चैप्टर कुछ ही बाकी रहा, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, परसों से हम एसएस चालू करेंगे। बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में
बायोलॉजी में लास्ट हमने आपको प्लांट शोइंग जियोट्रॉफिज्म दिया था। कल आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स मेल बनाना है, ठीक है। आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स ये मेल बनाना है, ये मेल वाला पेज नंबर 124 पे, ठीक है। 124 पेज नंबर पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स खाली मेल वाला बनाना है। पेज 124 पे फिगर 7.7 का ए बनाना है, 7.7 का ए बनाना है ये आपको, ठीक है। 2 टाइम्स बनाएंगे, ठीक है। और सारा होमवर्क बहुत ढंग से करेंगे, ठीक है। जो भी करा वो अच्छे से करेंगे। मोस्टली हम चैप्टर के एंड पे ही है। चले, थैंक यू।